हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था कि पीटर के सीनियर्स ने इन लोगों से इनके बैच छीन लिए थे और इन बैचेस को वापस लेने के लिए पीटर यहाँ पर आया हुआ है और पीटर ने इनसे बोला है कि वो इन्हें आज एक डिसाइपल की स्किल्स दिखाएगा। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो पर्सन पीटर की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तो तुम हमें आज एक डिसाइपल की स्किल्स दिखाने वाले हो। और इस वक्त वो पर्सन काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, मैंने आज से पहले तुम्हारे जितना फनी आदमी पहले कभी नहीं देखा, तुम तो सच में काफी ज्यादा फनी हो। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा मजाक काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुम्हें अब मरना होगा। और इसी के साथ वो अपने साथी को देखता है और वो बोलता है, हे जियोंग, तुम इस बारे में क्या बोलते हो? लेकिन वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें पता चलता है कि जियोंग असलियत में इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये लड़का सिर्फ एक हाई स्कूलर है और मुझे इसके आसपास तमाम अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि मैं बहुत ही आराम से इस लड़के को मार सकता हूँ, लेकिन आखिर मुझे इतनी अजीब फीलिंग क्यों हो रही है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त उसका साथी बोलता है कि तुम डर तो नहीं गए? तो ये सुनकर जियोंग बोलता है, अरे नहीं, मैं आखिर इससे क्यों डरूंगा, ये सिर्फ एक हाई स्कूलर है। और इसी के साथ जियोंग सोच रहा होता है, आखिर मुझे हुआ क्या है, मैं इस पर्सन के बारे में इतना ज्यादा हाई क्यों सोच रहा हूँ। जिसके बाद जियोंग पीटर से बोलता है, ओए लड़के, क्या तुम जानते हो हमारी इस किताब के अंदर एक रूल के बारे में लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस रूल के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इसी वक्त वो बहुत ही तेजी से उस बुक को पीटर की तरफ थ्रो करता है, लेकिन पीटर ने इसे अपने लेफ्ट हैंड से ब्लॉक कर लिया होता है। लेकिन इसी वक्त जियोंग बहुत ही तेजी के साथ पीटर के पास आ गया होता है और वो उसकी कमर में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और ये पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से पीटर को भी काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। जिसके बाद वो पर्सन फौरन से पीटर को उसकी आंखों से पकड़ लेता है और वो उसकी आंखों को फोड़ देता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जियोंग के दोनों हाथ कट गए होते हैं, जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि उसके सामने सही सलामत पीटर खड़ा होता है, जिसने अपनी माला को ही वेपन में चेंज कर दिया होता है और उसने इस माला के जरिए ही जियोंग के हाथों को काट डाला है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जियोंग एक ही जगह पर खड़ा हुआ होता है, लेकिन उसी वक्त उसे अपने साइड से ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे पीटर अपने वेपन को यूज कर रहा है। और इसी वक्त अचानक से जियोंग के आसपास धमाके होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर जितनी भी चेयर्स मौजूद होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो गई होती हैं। और इसी वक्त पीटर बहुत ही तेजी के साथ जियोंग की गर्दन को भी काट डालता है। लेकिन इसी वक्त जियोंग की आंख खुल गई होती है और हम देखते हैं कि वो जागती हुई आंखों से सपना देख रहा होता है और ये देखकर उसका साथी बोलता है, ओए आखिर तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? और हम देखते हैं कि जियोंग, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है, वो सोच रहा होता है, नहीं, मैं इस लड़के को नहीं मार सकता, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस, मैं इस पर्सन के ऊपर एक या दो मरतबा नहीं बल्कि मैं इसके ऊपर 1000 मरतबा अटैक्स करके देख चुका हूँ, लेकिन ये हर बारी मुझे एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लाशों के ढेर लगे होते हैं जो कि असलियत में जियोंग की ही लाशें होती हैं। और दोस्तों, हमें असलियत में पता चलता है कि ये जियोंग की एक स्किल है जिसके जरिए वो अपनी डेथ को भी सेंस कर सकता है, यानी कि वो अपने माइंड में ही अपने ओपोनेंट से जितनी मरतबा चाहे तब तक फाइट कर सकता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन चलता हुआ जियोंग की तरफ ही आ रहा होता है और बहुत ही खामोशी से जियोंग को देख रहा होता है। लेकिन पीटर की आंखों में देखने के बाद जियोंग की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है और वो सोच रहा होता है, मैंने मॉर्निंग टाइम में इस लड़के को थप्पड़ मारा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मेरी इस बात का बुरा लग गया है और अब ये मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया है। और इसी वक्त पीटर अपने हाथ को उठाता है, लेकिन ये देखकर जियोंग काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन पीटर अपने हाथ से जियोंग के चेहरे पर हल्के से स्लैप करता है और वो बोलता है, मैंने सिर्फ इस स्किल के बारे में सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। और इसी वक्त जियोंग अपने घुटनों पर गिर गया होता है और पीटर वहां से जाते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा लेसन सिखाने के लिए आया था, लेकिन लगता है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। और इसी के साथ पीटर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम इन लोगों के इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि इनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, इडियट्स, आखिर तुम लोग अपने बैचेस को कैसे गुम करवा सकते हो? क्या तुम जानते भी हो वो कितने ज्यादा कीमती थे? तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, भले तुम मर जाते लेकिन अपने बैचेस को तुम्हें इस तरह से किसी को देकर नहीं आना था। किसी पर्सन को अपना बैच दे देना ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि उसने तुम्हें जान से मार डाला है। और ये सुनकर जे और हांग दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं और इन्हें लग रहा होता है कि इनका इंस्ट्रक्टर इन्हें कोई बहुत ही बड़ी पनिशमेंट देने वाला है। लेकिन इसी वक्त उन्हें किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोलता है, ओए लड़को, मेरी बात सुनो। और हम देखते हैं कि ये आवाज जियोंग की होती है और जियोंग को अचानक से अपने सामने देखकर जे और हांग दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं, आखिर ये क्या चीज है, कहीं ये भूत तो नहीं
है। तो ये सुनकर जियोंग बोलता है बकवास बंद करो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि जे और होंग दोनों ही डरते हुए जियोंग से बोल रहे होते हैं, सर हमने तो आपको अपने बैचेस कल ही दे दिए थे, तो अब आपको हमसे क्या चाहिए। लेकिन इसी वक्त जियोंग अपने पास से इनकी आईडीज को निकालता है और वो बोलता है घबराओ मत, मैं तो बस इन्हें वापस करने आया था। और अपनी आईडीज को देखकर जे और होंग दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ होंग बोल रहा होता है, सर मुझे तो लगा था कि आप एक बहुत ही ज्यादा कमीने पर्सन हो, लेकिन आप तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। और ये सुनकर जियोंग बोल रहा होता है बकवास बंद करो, मरना चाहते हो क्या। लेकिन इसी वक्त जियोंग देखता है कि वहाँ पर पीटर खड़ा हुआ होता है और पीटर को देखकर जियोंग सोच रहा होता है आखिर इस जैसा मॉन्स्टर एक स्कूल में क्या कर रहा है। मैं बस यही चाहता हूँ कि फिर कभी मेरा इससे सामना ना हो। जिसके बाद जियोंग वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर के पास यूना की आईडी होती है और वो सोच रहा होता है लगता है मुझे चलकर उसे ये आईडी देनी चाहिए। जिसके बाद हमें ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ली यूना होती है। और इसी के साथ वो सोच रही होती है जब जे और होंग पार्क सैंडो से फाइट कर रहे थे तो मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई और मैं बस खामोशी से इन लोगों को फाइट करता हुआ देख रही थी। और यहाँ तक कि आज जब चर्च के अंदर मेरे दोस्तों को सबके सामने ह्यूमिलेट किया जा रहा था तो मैं तब भी उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाई। आखिर मैं इतनी ज्यादा यूजलेस क्यों हूँ। और इसी के साथ उसे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर पीटर आ गया होता है और वो बोलता है मैं तुम्हें तब से तलाश कर रहा था तो तुम यहाँ पर हो। और इस वक्त वो उसे उसकी आईडी दे देता है। लेकिन ये सुनकर लियोना अपने सामान को पैक कर रही होती है और वो बोलती है मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसे डिजर्व नहीं करती। ये सुनकर पीटर बोलता है तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो, क्या ये सब कुछ तुम्हारे छोटे भाई की वजह से है। तो ये सुनकर लियोना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में पीटर को उसके गिरबान से पकड़ लेती है और वो बोलती है आखिर तुम मेरे भाई के बारे में कैसे जानते हो। तो ये सुनकर पीटर बोलता है मेरे पास बस तुम्हारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तुम्हारा एक छोटा भाई है लेकिन वो तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है। और आखिर तुम अपने भाई के बारे में इतना ज्यादा परेशान क्यों हो, क्या तुम्हारे भाई को कुछ हुआ है। पर पीटर की ये बातें सुनकर लियोना अपनी प्रीवियस मेमोरीज में खो गई होती है और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा लड़का लियोना से बोल रहा होता है लियोना क्या मैं तुम्हें सिस्टर बुला सकता हूँ, तुम मुझसे बड़ी हो तो तुम मेरी बड़ी बहन हुई। तो ये सुनकर लियोना बोलती है नहीं मैं कोई तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए अच्छा यही है कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। और इसी के साथ लियोना उसे गेट लॉस्ट बोलकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ लियोना हमें बता रही होती है मैं जब बहुत ही ज्यादा छोटी थी तब मुझे इस ऑर्फनेज में लाया गया था लेकिन ये कोई नॉर्मल ऑर्फनेज नहीं है बल्कि यहाँ पर हमें बचपन से ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी गई। और हमें जब भी कोई मिशन दिया जाता था तो मैं बहुत ही ज्यादा डरती थी और मुझे यही लगता था कि मैं एक दिन किसी मिशन को कंप्लीट करते हुए ही मारी जाऊंगी। और मैंने हमेशा अपने आप को अकेला ही महसूस किया है और मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं थी। और इसी वक्त हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया होता है और डॉक्टर्स बोल रहे होते हैं इस लड़की को गोली लगी है और इसका बहुत ही ज्यादा ब्लड भी लॉस हो गया है और अब इसे बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर हमें इसे बचाना है तो हमें बहुत ही ज्यादा खून की जरूरत होगी। लेकिन इसी के साथ दूसरा डॉक्टर बोल रहा होता है डॉक्टर मुझे नहीं लगता ये लड़की बचने वाली है तो क्यों ना हम इसे यूं ही मरने के लिए छोड़ दे और वैसे भी इस लड़की को बचाने पर हमें कौन सा कोई इनाम मिलने वाला है। और इसी के साथ लियोना सोच रही होती है मैं जानती थी मैं एक दिन मरने वाली हूँ लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मेरे मरने का टाइम इतनी जल्दी आने वाला है। और इसी के साथ वो देखती है कि वो लड़का जो उसे हमेशा सिस्टर बोला करता था वो वहाँ से भाग कर जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है सिस्टर मेरा वेट करना मैं आपको बचा लूंगा। और ये देखकर लियोना सोच रही होती है इडियट तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम मुझे नहीं बचा सकते और शायद यही अब मेरा एंड है। और इसी के साथ लियोना रो रही होती है। लेकिन इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर लियोना को बता रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हारे लिए सही टाइम पर ब्लड मिल गया वरना तुम्हें बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जब लियोना बाहर ग्राउंड में खेल रही लड़कों से उस छोटे लड़के के बारे में पूछती है तो वो लोग उसे बताते हैं कि जब उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था तो उस कमरे में उस लड़के का भी ट्रीटमेंट किया गया था लेकिन बाद में उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। और ये सुनकर लियोना बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है और उसे समझ आ गई होती है कि आखिर उसे बचाया कैसे गया है और वो बहुत ही तेजी के साथ दौड़ती हुई उस लड़के के कमरे की तरफ ही जा रही होती है। और हम देखते हैं कि वो भागते हुए काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है और वो सोच रही होती है जब भी मैं अकेली थी तो तुम वहाँ पर मौजूद थे और तुमने हमेशा ही मुझे अपनी बड़ी बहन माना है लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें अपना भाई नहीं समझा था। लेकिन इडियट आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और हमें दिखाया जाता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा वीक हो गया होता है क्योंकि इसने अपनी बॉडी का बहुत ही ज्यादा ब्लड लियोना के लिए दे दिया होता है। जिसके बाद हमें दो डॉक्टर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि चलते हुए बात कर रहे होते हैं और एक डॉक्टर बोल रहा होता है इस लड़के ने अपनी बहन को बचाने के लिए अपना बहुत ही ज्यादा ब्लड उसे दे दिया है
है, जिसकी वजह से अब ये बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है और इसकी बहुत ही जल्दी डेथ होने वाली है और हमारे पास इतनी ज्यादा फंडिंग भी नहीं है कि हम इस लड़की को बचा सकें। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर ली यूना आ गई होती है, जो कि उन डॉक्टर्स के पास आकर गिर गई होती है और वो बोलती है, डॉक्टर्स प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, हॉस्पिटल की फीस का जो भी खर्चा होगा वो मैं पे करूंगी, बस आप किसी तरीके से मेरे भाई को बचा लीजिए। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली यूना बोलती है, तो क्या हुआ अगर वो मेरा बायोलॉजिकल भाई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे पर्सनल इश्यूज में नहीं आना चाहिए था और शायद इस वक्त के लिए मुझे यहाँ से भी जाना चाहिए। और इसी के साथ पीटर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त लियोना पीटर का हाथ को पकड़ लेती है और वो बोलती है, किम मेरी हेल्प करो, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। और ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ ही लियोना काफी ज्यादा शर्माते हुए सोच रही होती है, शिट आखिर मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आखिर ये मेरी हेल्प क्यों करेगा। और इसी के साथ लियोना बोलती है, मेरा कहने का मतलब था तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो, तो क्यों ना तुम मेरे टीचर बन जाओ। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, वैसे अगर सच बताऊं तुम काफी ज्यादा वीक हो और तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा कमजोर है और तुम्हारी स्किल्स भी कुछ खास नहीं है। और ये सुनकर लियोना को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन इसी के साथ पीटर बोलता है, लेकिन एक चीज जो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा खास है वो है तुम्हारी आईज। तुम्हारी आईज बहुत ही ज्यादा शार्प है और एक परफेक्ट किलर बनने के लिए तुम्हारी आईज तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं। ये सुनकर लियोना काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी के साथ पीटर बता रहा होता है, क्या तुम जानती हो जब मैं जे और होंग से फाइट कर रहा था तो तुमने मेरी पूरी फाइट को देखा था और तुम ये भी जानती थी कि मैंने अपनी फिस्ट में एक बार भी अपनी मुकम्मल पावर को यूज नहीं किया है। और इसी के साथ जब मेरी और पार्क सैंडो की फाइट हुई थी तो तुमने एक बार के लिए भी अपनी आईज को नहीं झपका था और तुम हमारी हर एक मूवमेंट को पर नजर रख रही थी, इसलिए तुम्हारी आईज बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और ये सुनकर यूना को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो बोल रही होती है, तुम फाइट कर रहे थे या मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, मजाक मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। जिसके बाद पीटर अपने कोट में से कुछ निकालता हुआ बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारे पास एक स्पेशल वेपन होना चाहिए जो तुम्हारी ट्रेनिंग में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और इस वक्त वो यूना की तरफ किसी चीज को फेंकता है, जिसके बाद पीटर उससे बोलता है, अगर तुमने इस वेपन को यूज करना सीख लिया तो तुम एक किलर बन सकती हो। और ये सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और इसी के साथ वो इस वेपन को देख रही होती है। और दोस्तों ये वेपन क्या है ये हमें अभी नहीं बताया गया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जे और होंग को देखते हैं, जिन्होंने अपने हाथों में काफी ज्यादा पैसे पकड़े हुए होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ होंग बोल रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी फर्स्ट सैलरी 1 मिलियन होगी, हम तो रातों रात ही मिलियनर बन गए हैं। और ये सुनकर जे भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और हम देखते हैं कि पीटर को भी 1 मिलियन पैसे दे दिए गए होते हैं, जिन्हें देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, एक डी रैंक के किलर के लिए 1 मिलियन सैलरी ये सच में बहुत ही ज्यादा है। जिसके बाद पीटर होंग से बोलता है, ये यूना कहाँ पर है, वो कहीं नजर क्यों नहीं आ रही। तो होंग बोलता है, फिक्र मत करो, मुझे लगता है वो जरूर अपने पार्ट टाइम जॉब पर गई होगी। ये सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या पार्ट टाइम जॉब। तो होंग उसे बताता है, हाँ यूना अभी से नहीं बल्कि बहुत ही टाइम पहले से ही पार्ट टाइम जॉब कर रही है और उसकी पार्ट टाइम जॉब ये है कि किलर्स जितने भी ट्रेसेस को पीछे छोड़ जाते हैं, लियोना उन सब ट्रेसेस को साफ करती है ताकि किसी भी पर्सन को कोई एविडेंस ना मिले। लेकिन पता नहीं वो इतने गंदे काम को क्यों करती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं इस काम को कभी भी ना करता, लेकिन हो सकता है कि उसके पास शायद कोई ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से वो ये काम करती है। लेकिन इसी वक्त इन लोगों को किसी पर्सन का मैसेज आता है जो कि यूना का होता है और उसने बोला होता है, मुझे मेरा स्कार्फ चाहिए, वो ला कर दो। तो ये देखकर होंग बोल रहा होता है, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, कहीं ये पागल तो नहीं होगी, इतनी गर्मी में इसे स्कार्फ क्यों चाहिए। लेकिन इसी के साथ हमें एक आइस फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर -20 डिग्री होता है और हमें किसी पर्सन की आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहा होता है, यहाँ पर तो कितनी ज्यादा ठंड है, आखिर वो पागल लड़की यहाँ पर कर क्या रही है। और हम देखते हैं कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि होंग की होती है और हम देखते हैं कि होंग और जे दोनों को ही बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है। और जे बोल रहा होता है, यूना आखिर तुम हो कहाँ पर, जल्दी करो और अपने स्कार्फ को ले लो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लियोना भी आ गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंग यूना से पूछ रहा होता है, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, क्या ये तुम्हारी कोई न्यू पार्ट टाइम जॉब है। तो ये सुनकर लियोना बोल रही होती है, नहीं मैं असलियत में यहाँ पर ट्रेनिंग करती हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों ही बर्फ के साथ पंचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लियोना बोल रही होती है, इडियट्स आखिर ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग नहीं करती, यहाँ पर आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। जिसके बाद वो दोनों को ही अपना न्यू वेपन दिखाती है जो कि एक रोप डार्ट होती है। और दोस्तों इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसे इंग्लिश में रोप डार्ट कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस वेपन को
देखकर जे और होंग दोनों ही काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं तुम तो सच में पागल हो गई हो। अगर फर्ज कर लो तुम्हारे आसपास काफी ज्यादा लोग हो जाएंगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस रस्सी के जरिए उन सभी को मार पाओगी? कभी भी नहीं। इससे तो अच्छा है कि तुम एक गन के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। गन तुम्हारी इसमें हेल्प तो करेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि होंग उस रस्सी के जरिए वहाँ पर मौजूद एक बर्फ के ढेले को तोड़ देता है और वो बोलता है इस वेपन को तो यूज करना काफी ज्यादा आसान है, आखिर तुम इसके साथ ट्रेनिंग क्यों कर रही हो? और इसी के साथ होंग बोल रहा होता है लियोना तुम्हें नहीं लगता इसे इस्तेमाल करना कुछ ज्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके जरिए तुम एक वक्त में सिर्फ एक ही पर्सन को मार सकती हो। ये सुनकर लियोना बोलती है हाँ तुमने सही किया, लेकिन अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो एक ही बार में सभी लोगों को मारा जा सकता है। और इसी वक्त लियोना अपने वेपन से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है और हम देखते हैं कि लियोना का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर जितने भी बर्फ के ढेले रखे हुए होते हैं वो सभी एक ही बार में टूट जाते हैं, जिसे देखकर जे और होंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं ये क्या था, क्या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ? आखिर ऐसा क्या सोच सकता है? और हम देखते हैं कि उन दोनों ने ही फौरन से अपना मोबाइल निकाल लिया होता है और वो ऑनलाइन इस वेपन को परचेज कर लेते हैं। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लियोना अब वापस जा रही होती है और इसी वक्त इस कंपनी का मालिक लियोना के पास आता है और वो बोलता है लड़की मुझे लगता है तुमने आज कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग की है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी बर्फ के ढेले रखे हुए होते हैं लियोना ने उन सभी को तोड़ दिया होता है। और ये देखकर लियोना बोल रही होती है मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा था मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही ट्रेनिंग करने वाली हूँ, लेकिन कब मैं अपनी ट्रेनिंग में ही खो गई मुझे पता ही नहीं चला। और इसी वक्त यूना बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर मैंने जो भी नुकसान किया है मैं उसके बदले में पे करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है नहीं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ही एक लड़का इस सब के पैसे देकर चला गया था और अब तुम जब भी चाहो तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आ सकती हो। ये सुनकर लियोना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन उसे एक मेडिसिन देता है और वो बोलता है उस लड़के ने बोला था जब तुम यहाँ से वापस जाओ तो मैं ये तुम्हें दे दूं और बोलूं कि इसे अपने हाथों पर लगा लेना, इससे तुम्हारे हाथ जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोना अब उस फैक्ट्री से बाहर आ गई होती है और वो चलते हुए पीटर के बारे में ही सोच रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर इसने मेरी हेल्प क्यों की, क्या मुझे उसका थैंक यू बोलना चाहिए? और हम देखते हैं कि वो पीटर को कॉल करती है ताकि वो उसे थैंक यू बोल सके, लेकिन जब पीटर ने कॉल पिक की होती है तो लियोना उसे कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। जिसके बाद लियोना पूछती है तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तो पीटर से बोलता है मैं इस वक्त जे और होंग के साथ हूँ और वो लोग इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिसके बाद लियोना बोलती है चलो ठीक है अब हम कल मिलेंगे। और ये सुनकर पीटर भी कॉल को कट कर देता है और इसी के साथ हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन बहुत ही बुरे तरीके से लोगों को किल कर रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि पार्क सैंडो होता है। और हमें पता चलता है कि पार्क सैंडो को जहाँ पर पकड़ कर लाया गया था इसने वहाँ पर तबाही मचाई हुई है और हम देखते हैं कि इसके आसपास काफी ज्यादा लोग आए हुए होते हैं जो कि इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पार्क सैंडो इन सभी को मार रहा होता है। और इसी के साथ पार्क सैंडो बोल रहा होता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम सभी लोग सिर्फ कचरा हो और अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक डिसाइपल को बुलाना होगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर चलते हुए कोई पर्सन आ रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है पार्क सैंडो ने सच कहा, वो कोई वीक पर्सन नहीं है, वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है जिसे कोई नॉर्मल किलर तो नहीं पकड़ सकता, इसीलिए यहाँ पर एक डिसाइपल को ही आना पड़ा है। और हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी उस पर्सन के सामने झुक रहे होते हैं और वो पर्सन सीधा चलता हुआ पार्क सैंडो के पास आ गया होता है। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर पार्क सैंडो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और उसके हाथ में से उसका चाकू भी गिर जाता है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन इस चाकू को उठा लेता है और वो इस चाकू को दोबारा से पार्क सैंडो के हाथों में पकड़ा देता है और वो बोलता है पार्क सैंडो तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम एक ए रैंक के किलर हो और बहुत ही जल्दी तुम एक एस रैंक के किलर बन जाओगे, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे? और ये सुनकर पार्क सैंडो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है, लेकिन जो इसका अगला एपिसोड होगा उसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका न्यू एपिसोड 2 दिनों में ही बनाकर अपलोड कर दूं। तो इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।